इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिभुज की समरूपता को समझने में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज की समरूपता, जो भी थ्योरम है आपके क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर को सॉल्व करने के लिए उन सभी थ्योरम को एक नज़र में देख लेंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, प्रूव करके अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ऊपर में ही आपको त्रिभुज चैप्टर का लिंक मिल जाएगा और समरूपता वाला जो है वो 2.5 घंटे का वीडियो है, तो उसमें आपको पूरा सीध करके जो भी थ्योरम है क्लास 10th के लिए वो सभी बताया गया है। लेकिन आज एक नज़र में अगर आपने थ्योरम को सीध करना देख लिया, एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो एक नज़र में आप देख करके सब कुछ समझ सकते हैं। वीडियो पर पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी थ्योरम है सब चीज़ में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे भाई को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण और संगत भुजाओं में भी आप लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो चलिए इसके बाद वाला जो 2-3 थ्योरम के बाद जो आएगा उसमें हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। देखिए पहला थ्योरम अपना आता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कौन सा थ्योरम है? ये अपना है थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए समझिए, इस त्रिभुज में क्या होता है कि कोई त्रिभुज है कि इसके किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिए, इसके किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिए। जैसे मान लीजिए ये BC भुजा है, इसके समांतर एक रेखा खींच दिए T, तो ये क्या करेगा, अब ये बाकी का जो दो भुजा बच गया ना उसको सेम रेशियो में समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका क्या होगा अनुपात, इसका जो प्रूफ निकल के सामने आता है वो क्या आता है कि इसका AD और DB का रेशियो जो होगा, AD और DB का रेशियो किसके बराबर होगा, तो AE और EC के रेशियो के बराबर होता है। AE और EC के रेशियो के बराबर होता है। इसमें जो मतलब इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम है उस सभी थ्योरम्स को आप अपने ध्यान में रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होगा। सभी क्वेश्चंस में होते हैं कि किसी में कोई भी थ्योरम लगता है, किसी में दो थ्योरम लग जाते हैं, किसी में 3, किसी में 1 थ्योरम लगता है। तो सब थ्योरम को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिएगा इसमें ये चीज़ हुआ कि इस भुजा का इस भुजा के साथ रेशियो, मतलब जिस अनुपात में जिस भुजा के रूप में बांटा है इसको, उसका अनुपात बराबर होगा। जैसे AD है और यहाँ BD में बांट दिया, 2 को में बांट दिया, तो इस दोनों का रेशियो इस दोनों रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया थेल्स थ्योरम। लेकिन इसमें 1-2 और चीज़ है। जैसे देख लीजिए, अगर हम इसी में अगर हम +1 जोड़ देते हैं दोनों तरफ, AD बट्टा DB में +1 जोड़ दिए, इधर भी हम क्या किए, AE बट्टा EC में +1 जोड़ दिए, तो क्या होता है देखिएगा, यहाँ से DB आ गया LCM, ऊपर में क्या हो जाएगा, AD + DB हो जाएगा बराबर, इसका भी LCM लेंगे तो EC हो जाएगा, ऊपर में क्या होंगे, AE + EC। ठीक है, तो देखिएगा फिगर में ध्यान दीजिएगा, AD और DB को जोड़ के क्या बन रहा है, AD और DB को जोड़ के पूरा AB बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, AB, और नीचे में क्या है, DB बराबर AE और EC को जोड़ के क्या बन रहा है, AE और EC को जोड़ के पूरा AC बन रहा है, तो पूरा AC बन रहा है बट्टा EC। तो थेल्स थ्योरम ये भी कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है कि वो तो समान अनुपात में भुजा को विभाजित करेगा ही, और साथ में ये मतलब समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब ये इसका रेशियो इसके साथ और इसका इसके साथ बराबर तो होगा ही, साथ में पूरे भुजा का रेशियो इसके छोटी भुजा के साथ और इस पूरे भुजा का रेशियो इसकी छोटी भुजा के साथ क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से आप इसको पलट कर भी लिख सकते हैं कि छोटी भुजा का रेशियो बड़ी भुजा के साथ, इस छोटी भुजा का रेशियो बड़ी भुजा के साथ क्या होगा, समान होगा। तो यही था अपना थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ऐसे ही लगते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड थ्योरम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय में जो चीज़ कहता है बस जस्ट उसी का उल्टा कहता है। इसमें कहता है कि किसी त्रिभुज की मतलब अगर कोई त्रिभुज के अंदर कोई भुजा मतलब खींचा हुआ है, वो अगर उस दो भुजा को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तो थेल्स प्रमेय में हमने क्या सिद्ध किया था, थेल्स प्रमेय में सिद्ध किए थे कि उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब AD बट्टा DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो किसके बराबर होता है, AD और DB का रेशियो बराबर होता है AE बट्टा EC के साथ। ठीक है, ये कंडीशन हमने सिद्ध किया था। और दो कंडीशन जो होता है, छोटी भुजा का बड़ी भुजा के साथ, मतलब इस AD का रेशियो किसके साथ, पूरे AB भुजा के साथ, और फिर उधर ये छोटी भुजा का रेशियो पूरे बड़ी भुजा के साथ। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में यही चीज़ होता है कि ये चीज़ इसमें पहले दिया रहेगा,
उसमें था कि पहले दिया हुआ था कि भुजा समांतर है, अगर ये समांतर रेखा कोई खींचे हैं तो बाकी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। और विलोम में कहता है कि अगर समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, बस जस्ट उसका उल्टा कहता है। तो ये दोनों चीज़ क्या होगा, ये दोनों चीज़ होंगे गिवन, ये दोनों चीज़ गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया होगा और प्रूव करना होगा। थेल्स प्रमेय से प्रूव जो होगा अपना वो क्या होगा, तो DE समांतर होगा किसके, BC के। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थेल्स प्रमेय में जो चीज़ कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम जस्ट उसका उल्टा कहता है, विलोम मतलब होता है ये उल्टा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए अपना तीसरा थ्योरम में कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज में उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। तो संगत कोण और संगत भुजाएं यहाँ हम देखेंगे। अगर आपको संगत भुजा को और संगत कोण को पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो ये भी देख लीजिए। तो दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज हमने रचना कर लिया, तो दो त्रिभुज हमने मान लिया। क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन है नहीं, यहाँ तो हमको समझना है, यहाँ हमको थ्योरम को देखना है कि थ्योरम में आखिर कहता क्या है और क्वेश्चन पे लगेगा कैसे। तो अगर दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर है, मान लेते हैं संगत कोण कौन सा, अगर दो त्रिभुज है इसमें कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है, और कोण B जो है इस कोण E के बराबर है, और कोण C जो है कोण F के बराबर है। मान लेते हैं अगर ये बराबर है, अगर मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि मतलब क्वेश्चन नहीं है इस थ्योरम में, अगर मान लिया कि हम कोण A जो है एंगल D के बराबर है, ठीक है, और कौन सा एंगल बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, ठीक है, ये सभी हम देख रहे हैं, एक मान करके चल रहे हैं, ठीक है। कोण C किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। तो संगत कोण क्या होता है, संगत कोण मतलब सामने सामने वाला कोण, जैसे कोण A किसके बराबर, कोण D के बराबर, कोण B किसके बराबर, कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर। सामान्यतः आप ये मान सकते हैं कि सामने सामने वाले कोण, लेकिन अब ध्यान दीजिए अब संगत कोण बराबर है तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। अगर किसी दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ही होंगी। ये दोनों क्या है, जुड़वा भाई हैं, अगर एक है तो दूसरा भी होगा ही, ठीक है। संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो देखिएगा संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा हम कैसे पता करेंगे कि संगत भुजा कौन सा है। अभी तो ये त्रिभुज सामने, अगर हमने अपने अभी नॉर्मली अपने तरीके से हमने माना है तो सीधा सीधा त्रिभुज मान लिया। क्वेश्चन में हो सकता है कि एक त्रिभुज सीधा हो, एक त्रिभुज दाहिने तरफ झुका हुआ हो, तो उसमें संगत कोण कैसे ज्ञात करेंगे। संगत भुजाएं होती क्या है, तो संगत कोण के सामने वाला जो भी भुजा होगा, संगत कोण जो भी कोण बराबर हैं, जो भी कोण बराबर होंगे दो कोण, तो उनके सामने का जो भी भुजा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। जैसे देखिए कोण A कोण D के बराबर है ना, कोण A कोण D के बराबर है तो A के सामने वाला भुजा कोण D के सामने वाले भुजा के संगत होगा। तो यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, A के सामने वाला भुजा, देखिए A के सामने वाला भुजा क्या है, BC है, और D के सामने वाला भुजा क्या है, EF है। तो BC और EF क्या होंगे, आपस में संगत होंगे। तो यही हो गया संगत भुजा का अनुपात। समझ गए होंगे संगत भुजा क्या होता है। अगर कोण B कोण E के बराबर है, कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर है, तो B के सामने वाला भुजा कोण E के सामने वाले भुजा के क्या होगा, संगत होगा। तो कोण B के सामने वाला भुजा है AC और कोण E के सामने वाला भुजा है DF, तो ये इसका संगत हो गया। फिर देखिए कोण C के बराबर है कोण F, कोण C के बराबर है कोण F, तो C के सामने वाला भुजा AB और कोण F के सामने वाला भुजा DE। तो यही चीज़ है, संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी ही होंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है अच्छे से तो ये चीज़ आप नोट में लिख लो, नोट में लिख लीजिए। क्या लिखिए नोट में, कि अगर संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण अगर बराबर हैं, संगत कोण अगर बराबर है तो क्या होगा, संगत भुजा क्या होंगे, समानुपाती होगा। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ही होंगी, ठीक है। संगत कोण अगर बराबर हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ही होंगी। अगर संगत भुजा समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे। दोनों तरफ एरो है, मतलब दोनों स्थिति में दोनों चीज लागू होते हैं। तो थ्योरम में अपना देखिए मेन चीज कह रहा था कि यदि दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे ही होंगे और क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये अपना था थ्योरम तीसरा थ्योरम था जिसको हम कह सकते हैं अगर तीन कोण बराबर हैं तो एंगल त्रिभुज की समरूपता कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें नोट में एक और बात, ये नोट था फर्स्ट, ठीक है, और नोट सेकंड भी ध्यान दीजिए। क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण हमको बराबर हो जाता है, कोण A बराबर हो गया कोण D के, कोण B बराबर हो गया कोण E के,
तो तीसरा कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, एकदम से होना ही होना है। जैसे मान लीजिए ये कोण अगर मान लीजिए आप 50 डिग्री है, ये कोण है 60 डिग्री, ठीक है, मान लिया हमने ये 50 है ये 60 है, तो ये भी 50 होगा और ये भी क्या होंगे 60 होंगे। लेकिन दुनिया में किसी भी तरह का त्रिभुज आप बना लीजिए तो उसका योगफल कितना होना है, 180 डिग्री ही होना है। और 180 डिग्री होना है तो दो कोण अगर हमको मालूम है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 50 और 60 है, 110 डिग्री होता है दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के 180 होता है, मतलब बच गया 70। तो यहाँ पर ये कोण कितना होगा, 70 डिग्री होगा ही। तो अगर दो कोण भी अगर किसी त्रिभुज का अगर हमको संगत कोण बराबर हो जाता है ना, दो को भी, तो भी त्रिभुज समरूप होगा। तो लिख लेते हैं ये भी हम नोट में, यदि त्रिभुज के क्या होगा, दो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे ना, दो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज समरूप होगा। दो संगत कोण भी बराबर होंगे तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो ए त्रिभुज की समरूपता समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो प्रूव करके अगर देखना है तो इसके भी वीडियोस अलग अलग करके भी हमने बनाए हुए हैं, और एक साथ में पूरा 3 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में 2 घंटे में जो भी है पूरा कंप्लीट थ्योरम बताए हुए हैं क्लास 10th के लिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस थ्योरम को समझने में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा, त्रिभुज की समरूपता को समझने में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट थ्योरम आता है थ्योरम 6.4, जिसको कहते हैं एस त्रिभुज की समरूपता। एस मतलब क्या होता है, साइड होता है। साइड का मतलब त्रिभुज में भुजा होता है। तो एस त्रिभुज की समरूपता है, मतलब भुजा 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 त्रिभुज की समरूपता। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि किसी दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है। पहले से दिया होता है इसमें कि संगत भुजाएं समानुपाती है। तो अब इससे पहले वाला थ्योरम में हमने बताया था ना कि अगर संगत भुजा समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होगा ही होगा। अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी ही होगी। तो बस यही चीज़ है, जस्ट थ्योरम 6.3 का जस्ट उल्टा है, ऑपोजिट है, उल्टा है ये। इसमें संगत कोण बराबर थे तो संगत भुजाएं समानुपाती थी, इसमें संगत भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे और त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसमें दिया हुआ क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर, मतलब ए बी और डी ई का रेशियो किसके बराबर होगा, तो बी सी और ई एफ के रेशियो के, और चाहे ए सी इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी और डी ई का रेशियो बी सी और ई एफ के रेशियो के बराबर है। और किसका है, ए सी और डी एफ का रेशियो। ये चीज़ क्या रहेगा क्वेश्चन में, मतलब थ्योरम में दिया हुआ रहेगा, पहले से गिवन है। मतलब पहले अगर ये चीज़ होगा कि संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के। ठीक है, ए होगा बराबर डी के और एंगल बी होगा एंगल ई के बराबर। ठीक है, और एंगल सी हो जाएगा एंगल एफ के बराबर। तो ये दोनों तो जुड़वा भाई है ना, अगर ये चीज़ होगा तो ये भी होगा ही, अगर ये चीज़ होंगे तो ऊपर वाला होगा ही, दोनों तो एक साथ ही चलेगा। और ये दोनों चीज़ अगर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप त्रिभुज इस तरीके से लिखते हैं हम, जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये जो सिंबल है यही है अपना सिंबल किसका, समरूपता का, कि त्रिभुज समरूप है। अगर इसी के नीचे हम बराबर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा सर्वांगसम का। ठीक है, सर्वांगसम में सब कुछ सेम होते हैं और समरूप में सिर्फ रूप समान होता है, देखने में रूप उसका समान होता है, आकार समान होता है, माप उसका समान नहीं होता है, दोनों बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो चलिए थ्योरम 6.4 भी समझ गए, तो 6.5 पे चलते हैं। थ्योरम 6.5 में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बस जस्ट आपको देखना है कि गिवन क्या है और फिर प्रूव क्या होता है। तो देखिए थ्योरम 6.5 में कहता है यदि किसी दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो, और कोण बराबर होगा तो कोण क्या होता है, किसकी मदद से बनता है, तो दो भुजाओं की मदद से बनता है। तो वही कोण जो बराबर होगा वो जिस भुजा की मदद से बना है वो आपस में समानुपाती होगा, तो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। बस इस वीडियो में हम देखने के लिए आए हैं शॉर्टकट रूप से एक ही नज़र में थ्योरम को देख करके कैसे रिवाइज करेंगे। तो देखिएगा कि क्या है, दो त्रिभुज में एक कोण क्या है, समान है। मान लेते हैं हम ये एंगल ए जो है इस एंगल डी के समान है। ठीक है, तो इसको मतलब थ्योरम में गिवन क्या है, तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। ठीक है, ये चीज़ है गिवन। ठीक है, तो और ये एंगल जो होगा, ये कोण जो होगा, जो कोण बराबर है, ये तो दो भुजा की मदद से बना है, किसकी मदद से, ए बी और ए सी की मदद से बना है ये, और डी ई और डी एफ की मदद से बना है डी। तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, दोनों चीज़ होना चाहिए ना। अगर एक संगत कोण बराबर है और उसको अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती है, मतलब ए बी और किसका रेशियो, ए बी और डी ई का रेशियो, ए बी और डी ई का रेशियो किसके बराबर है, ए सी और डी एफ के रेशियो के, ए सी और डी एफ के रेशियो के।
तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होंगे। अगर कोण बराबर है, अगर संगत कोण मतलब एक कोण बराबर है दो त्रिभुज में और उनके संगत मतलब उसको अंतरित करने वाले भुजाएं समानुपाती है, तो ये त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो 6.5 थ्योरम में बस यही समझना है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट थ्योरम 6.6 प्रमेय 6.6 कहता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस थ्योरम में देखिए दिया हुआ होगा कि त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इस थ्योरम से हमका निष्कर्ष क्या निकलता है, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष यही निकलता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसको सूचित हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस तरीके से हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को लिखेंगे। और अगर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिखना है तो उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लिखेंगे, ठीक है। जिस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा ब्रैकेट में त्रिभुज का सिंबल दे करके वो त्रिभुज का नाम लिख देंगे। तो दोनों त्रिभुज का अनुपात हो गया, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, और ये दोनों क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजा ये AB और DE होगा, तो AB और DE का रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा, इसका वर्ग के बराबर होगा। मतलब इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये तो संगत भुजा निकल गया। दूसरा संगत भुजा निकालेंगे BC और EF होगा, तो BC और EF के भी स्क्वायर के बराबर होगा। BC और EF के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। और भी किसके बराबर हो सकता है, AC और DF के भी वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। AC और DF के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जरूरी नहीं है कि ये तीनों क्या होंगे, आपस में ही बराबर होंगे, मतलब आपस में बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप तीनों चीज़ को लो ही। एरिया मतलब इस दोनों त्रिभुज का अनुपात किसी एक भुजा के भी अनुपात के वर्ग के बराबर हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इस तरीके से लिखेंगे तो कोई एक भुजा का भी रेशियो अनुपात का वर्ग ले सकते हैं। जैसे AB बट्टा DE का भी अनुपात के वर्ग के बराबर ऐसे करके एक भी ले सकते हैं। तो जो भुजा का आपको अनुपात निकालना हो, अगर त्रिभुज समरूप दिया हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सातवां थ्योरम मतलब थ्योरम 6.7 ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो वो जो लंब डाले है, लंब के दोनों तरफ जो छोटा छोटा त्रिभुज बना है वो आपस में भी समरूप होंगे, और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज उसके भी समरूप होंगे। तो यही चीज़ हमने लिखा है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो कर्ण के दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में तथा संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होंगे, मतलब आपस में भी समरूप होंगे और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज हम खींचे, समकोण त्रिभुज में क्या करना है, कर्ण से मतलब समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालना है। तो इस पर लंब डालेंगे सीधा, लंब क्या होता है 90 डिग्री एंगल पे डलाता है, यहाँ से ये बनाएगा इस पे 90 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं कौन सा, D शीर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो शीर्ष डाले हैं मतलब समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर जो लंब डाले हैं तो इसके और एक ये त्रिभुज बना छोटा सा, एक त्रिभुज ये बना, ये फर्स्ट त्रिभुज मान लेते हैं और ये सेकंड त्रिभुज मान लेते हैं, और ये बड़ा वाला त्रिभुज तो है ही। इस फिगर में 3 त्रिभुज हैं और तीनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ये दोनों भी त्रिभुज आपस में समरूप होगा, और ये छोटा वाला 2 नंबर त्रिभुज है ये बड़ा वाला त्रिभुज के भी समरूप होगा, और ये छोटा 1 नंबर जो त्रिभुज है ये भी बड़ा वाला के समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, तो देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से कर्ण पर लंब डाले तो वो तीनों त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज छोटा वाला ABD, त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज BDC के, त्रिभुज BDC के, ठीक है। दूसरा नंबर में कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, ये दोनों छोटा वाला समरूप हो गया, ये वाला त्रिभुज समरूप होगा बड़ा वाला के। त्रिभुज ABD जो है ये समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज ABC के, ठीक है। और ये त्रिभुज भी बड़ा वाला के समरूप होगा। तो तीसरा नंबर में क्या होगा, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो इस थ्योरम में ये तीनों चीज़ होता ही है। समकोण त्रिभुज से अगर कर्ण पर लंब डाला गया, ये भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे और ये छोटा वाला त्रिभुज इसके भी समरूप होगा। अब देखिए इस थ्योरम में, इस क्वेश्चन में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको संगत कोण और संगत भुजा को पहचानने में दिक्कत होगा कि कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, कौन कौन सा भुजा समानुपाती होगा। तो देखिएगा यहाँ पर समझिएगा बात को, ठीक है। वीडियो को स्किप करके भगा के मत देखिएगा। देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर इस एंगल को 1, इसको मान लीजिए 2,
इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। कोई भी माप हो सकता है इसका, ठीक है। ये एंगल बी जो है पूरा, ये तो 90 डिग्री है, ये 4 जो है ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल 5 जो है ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हमको पहचानना होगा कि संगत कोण और संगत भुजा कौन कौन सा होगा, तो ये थ्योरम तो यहीं पर कंप्लीट हो गया कि इस थ्योरम में बस इतना ही चीज़ देखना है। समकोण त्रिभुज है तो ये चीज़, ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अब हम बता रहे हैं कि इसमें संगत कोण और संगत भुजा कौन कौन सा एंगल बराबर है और कौन कौन सा भुजा समानुपाती है, ये चीज़ देखना है। तो देखिएगा, एंगल 1 को और एंगल 2 को जोड़ के कितना डिग्री पूरेगा, 90 डिग्री। एंगल 1 थोड़ा बड़ा करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ के कितना डिग्री पूरा रहा है, 90 डिग्री पूरा हो रहा है। और देखिएगा इस छोटा वाला त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन से दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री पूरा है। अगर ये एंगल 4 अकेला है 90 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पूरा होगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इस दोनों को जोड़ करके 90 पूरेगा, तभी तो 180 डिग्री होंगे ना। मतलब 2 और 3 दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पूरेगा। तो ये 2 को और एंगल 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, मतलब इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये 2 से एंगल 2 और एंगल 2 कट जाएगा। चूंकि एंगल 2 को आप इधर लाइएगा तो दोनों तो बराबर है ना, एंगल 2 और एंगल 2 तो बराबर ही है, इधर लाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन सा एंगल बराबर आया, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हमको पता चल गया। तो इस दोनों त्रिभुज में संगत भुजा कौन कौन सा समानुपाती होगा, तो 1 बराबर है किसके, 3 के। तो 1 के सामने वाला भुजा कौन सा हो गया, AD, और 3 के सामने वाला भुजा कौन सा हो गया इस त्रिभुज में, 3 के सामने वाला भुजा BD। तो AD और BD का रेशियो जो होगा ये इसका समानुपाती हो। इसी तरीके से अब दूसरा हम निकालेंगे। तो अगर ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो 4 और 5 तो दोनों में 90 डिग्री है ना। तो एंगल 4 जो है एंगल किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये कोण तो हमको पता चल गया। 2 को कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बस यही चीज़ जो है बांध देता है इस नियम को। तो अगर 2 कोण बराबर हो गए, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, ये 4 5 के बराबर है, तो बच गया 2 और 6। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि संगत भुजा हमको निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सा भुजा समानुपाती है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कोण बराबर है और कौन कौन सा एंगल बराबर है। उसके लिए आपको ये वाला चीज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 5 के सामने वाला भुजा, देखिए यहाँ AD लिए थे कौन से त्रिभुज से, पहले ये त्रिभुज से लिए थे और फिर दूसरा ये त्रिभुज लिए थे नीचे में। ऊपर में ये त्रिभुज का अनुपात, नीचे में इस त्रिभुज का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा 4 एंगल किस में है, तो इसमें है। तो हमको पहले ऊपर वाला का अनुपात लेना है, एंगल 5। एंगल 5 के सामने वाला भुजा कौन सा है, AB है। तो एंगल 5 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो 4 के सामने वाला भुजा BC है, ठीक है। इसी तरीके से कोण 2 पहले ऊपर वाला का लेना है, तो 6 के सामने वाला भुजा कौन सा है, BD है और एंगल 2 है इसके बराबर। तो 2 के सामने वाला भुजा CD है। तो इस तरीके से प्यारे भाइयों आप लोग संगत कोण और संगत भुजा निकाल सकते हैं। संगत कोण इस तरह के त्रिभुज में आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन सा एंगल बराबर है। तो जो समकोण है वो तो बराबर होगा, ये तो आपको पता ही है। और एक कोण कोई और आपको पता करना होगा कि कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, उसके लिए आप ये वाला ट्रिक लगा लेना। 1 और 2 को जोड़कर, मतलब ये किसी 2 एंगल को जोड़ के 90 डिग्री पूर रहा है और दूसरे त्रिभुज में किसी 2 त्रिभुज को जोड़ के 2 एंगल को जोड़ के 90 डिग्री पूर रहा है, तो एक कटेगा, एक बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छे कमेंट, प्यारे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि हमने कुछ गलत चीज़ें नहीं बताई है, ऐसी चीज़ें बताई है जिससे कि आपको फ़ायदा ही हो। तो चलिए प्यारे भाइयों, ये थ्योरम भी समझ गए। तो क्लास 10th में अपने लोगों को सिर्फ 9 थ्योरम ही पढ़ने हैं, तो 7 थ्योरम तो कंप्लीट हो गए। तो चलिए देखते हैं अपना 6.8 8वां थ्योरम। प्यारे भाइयों देखिए थ्योरम 6.8, इसी थ्योरम को कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस थ्योरम पर जो आधारित क्वेश्चन होगा इसमें क्या दिया होगा, इसमें दिया होगा किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। तो हम समझ जाएंगे वहां से कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण है एंगल B, तो इसके सामने वाला भुजा जो ये है ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और या फिर आप सीधे से सोच सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई त्रिभुज अगर समकोण है तो उसका जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा वही कर्ण कहलाएगा। कर्ण क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो देखिएगा
इसमें जो है समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण है, तो इस थ्योरम में कहता है कि सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली भुजा का जो वर्ग होगा कर्ण का जो स्क्वायर होगा, मतलब अब पाइथागोरस प्रमेय का एक थ्योरम पढ़े होंगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही चीज़ ना पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय में, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस यही चीज़ है इस थ्योरम में। इसमें क्या हो जाएगा, इस थ्योरम में प्रूव करना होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, तो बाकी का जो दो भुजा बच गया उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे आपस में, मतलब AB का स्क्वायर और फिर क्या करना होगा, AB का स्क्वायर और प्लस में ये BC बच गया तो BC का स्क्वायर, इस दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो यही अपना पाइथागोरस थ्योरम इसमें कह देगा आपको कि कोई कोण किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री है तो सिद्ध करे, और या फिर किसी दो भुजा के अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद अपना आता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, वो जस्ट इसी का उल्टा कहता है। जैसे थेल्स थ्योरम में जो चीज़ कहता था तो उसका उल्टा था, बस वैसे ही इस थ्योरम में भी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी है। तो आइए उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में क्या कहता है ये देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण जो होगा क्या होगा, समकोण होगा। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला था वो आप क्या पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है किसके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। यही चीज़ होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में। समकोण त्रिभुज का अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व आप इसी तरीके से इसी फॉर्मूले पे करते होंगे। तो इस थ्योरम में पिछले वाले थ्योरम में क्या दे दिया था कि अगर एक कोण 90 डिग्री है तो होगा कर्ण का मतलब समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। लेकिन थ्योरम 6.9 में कहता है कि अगर किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहला जिसका वर्ग लिए थे ना तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ दिया होगा कि सबसे कोई भी भुजा का वर्ग, किसी भी भुजा का वर्ग अगर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो हमें प्रूव हो जाएगा कि उसके सबसे पहली भुजा जो जिसका वर्ग लिए थे उसके सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो एंगल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। किस चीज़ से, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो प्यारे भाइयों, थ्योरम को रिवाइज करने के लिए आए थे, यहाँ पर एक नज़र में सभी थ्योरम्स को देखने के लिए आए थे, यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में समझने के लिए नहीं आए थे। तो इस वीडियो में तो आपने सारा थ्योरम देख लिया। अगर आपको किसी भी थ्योरम को समझने में किसी तरह का डाउट हो रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जाके देख सकते हैं, उसमें पूरे विस्तार से 2 घंटे में पूरा थ्योरम कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और भी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। तो प्यारे भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जल्दी से 10 के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपनी लाइव क्लासेस शुरू होंगी और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। लाइव क्लासेस में जो भी डाउट होंगे, जो भी परेशानी होगी, एकदम फेस टू फेस क्लियर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। हर एक वीडियो में बहुत बार हम यही बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। जो भी वीडियो चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करके एक बार बता दिया कीजिए, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सोशल लिंक्स भी मिल जाएंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। टेलीग्राम के भी लिंक मिलेंगे, ठीक है। आप वहाँ पर टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप टेस्ट भी जाके दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो चलिए प्यारे भैया, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों के साथ जो भी परेशानी है प्लीज़ कमेंट में फटाफट से बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।